नमस्कार विद्यार्थियों। आज राग दरबारी उपन्यास पर इसी श्रृंखला में मैं तीसरी कड़ी लेकर आई हूं। श्रीलाल शुक्ल जी के इस कालजयी उपन्यास पे ये श्रेष्ठ उपन्यासों की श्रृंखला में कैसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है, आज इस पर बात करूंगी। शिवपालगंज श्रीलाल शुक्ल जी के प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी का एक गांव है, पर यह गांव सूचक है भारत के तमाम उन गांवों का जहां का संपूर्ण ताना बाना उत्तर प्रदेश में स्थित एक गांव जिसमें इंटर कॉलेज है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, स्वास्थ्य केंद्र है, बैंक, डाकघर, थाना, कचहरी, तहसील सब है, और जो एक छोटे से शहर या कस्बे में होता है वो भारत के किसी भी छोटे से शहर और कस्बे की कहानी हो सकती है। शिवपालगंज आजाद भारत की वो गांव है, वो जहां विकास अभी कागजों पर पहुंचा है, विकास सही मायनों में पहुंचा नहीं है, गरीबी है, जहालत है। और ये पूरा का पूरा शिवपालगंज गांव दरअसल एक गांव नहीं, शहर की विद्रूपताएं, शहर की बदसूरती, शहर की विसंगतियां इस गांव में भरी पड़ी हैं। विद्यार्थियों, भारत गांवों का देश है और शिवपालगंज देश के सारे गांवों का प्रतीक है। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो शिवपालगंज केवल एक गांव नहीं है, ये समूचा का समूचा वह भारत है, समस्त भारत का वह प्रतीक है जहां धर्म, अर्थ, शिक्षा, राजनीति, किसी भी क्षेत्र में जो विसंगतियां, जो बदसूरती पाई जा रही हैं, जो कुछ घट रहा है, जो कुछ प्रपंच पाखंड घट रहा है, उस सब को शिवपालगंज समेटे हुए है। अगर मैं श्रीलाल शुक्ल जी के ही शब्दों में कहूं तो उपन्यासकार कहते हैं कि जो यहां है वह सब जगह है और जो यहां नहीं है वह कहीं नहीं है। आप देखें, राग दरबारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल गांव शिवपालगंज की वह कहानी है, उस गांव की जिंदगी का वह दस्तावेज है जो आजादी के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांव में जो विकास के नाम पर पाखंड हुआ, जो गरीबी और तमाम विपरीत परिस्थितियों के आकर्षक नारों के बावजूद लगातार गरीबी, जहालत, भुखमरी और बेरोजगारी में घिसट रही है। हिंदी साहित्य में राग दरबारी ऐसी अनेक कालजयी रचनाएं हैं जिसे लेकर के व्यक्ति को उद्घाटित परिभाषित करने की जरूरत है, समाज को परिभाषित करने की जरूरत है, और प्रशासन तंत्र की विकृतियों के व्यंग्य को उघारने की जरूरत है, और श्रीलाल शुक्ल इसमें सफल हुए हैं। उनकी वोकैबुलरी, उनकी भाषा जो है उसमें एक जो विकृति दिखाई देती है, मतलब भाषा को गांव में जो जिन जुमलों में बात होती है, कहावतों में और लोकोक्तियों में बात होती है, भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए, आजाद भारत के निम्न मध्यम वर्ग को उजागर करने के लिए, जिन परिस्थितियों की मार खाकर लोग जिस तरह बोलते बतियाते हैं, अपनी पीड़ा को उद्घाटित करते हैं कि पूरा जीवन उनका बस रोजी रोटी कमाने खाने में ही गुजर जाता है, तो उन परिस्थितियों को, उसकी जड़ें कहाँ हैं, वो जड़ें कहाँ तक फैली हुई हैं, इस पर भी श्रीलाल शुक्ल जी आपका ध्यान आकृष्ट करते हैं। अपनी रचनाओं में गांव की स्थितियों का जो यथार्थ चित्रण श्रीलाल शुक्ल कर रहे हैं, दरअसल जब पाठक उसे पढ़ता है तो उसे खुद ये महसूस होता है कि ये 60 के दशक का अब तक का सबसे रचनात्मक विस्फोट है जो राग दरबारी में हमें दिखाई देता है। विद्यार्थियों, राग दरबारी एक ऐसा उपन्यास है जिसमें व्यंग्य अपनी संपूर्णता और अपने विस्तार में, यानी जितनी गहराई है उतना ही विस्तार भी इसमें देखने को मिलता है। समूचे देश, समूचे समाज और जो इस राजनीति से पैदा हुआ व्यक्ति है, उसका चरित्र है, उसकी समस्याओं और यथार्थ को उद्घाटित करने के लिए, बड़े प्रभावशाली ढंग से उद्घाटित करने के लिए राग दरबारी को देखा जाना चाहिए। स्वातंत्र्योत्तर भारत में आए विचार वैभिन्न, विसंगतियों, भ्रष्टाचार, अन्याय, विवशता, अमानुषिकता या नैराश्य, संस्कारहीनता, चुनाव में हेराफेरी, तिकड़मबाजी, रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद, गुटबंदी, चोरी, डकैती, ऐसी
ऐसा कोई विषय नहीं छूटा है जिसे श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारी में उघारा न हो, अपने व्यंग्य के माध्यम से जिसे उद्घाटित न किया हो। विद्यार्थियों, कुंवर नारायण जी इस उपन्यास के बारे में कहते हैं कि राग दरबारी निश्चय ही हिंदी साहित्य की उन श्रेष्ठतम उपलब्धियों में से एक है जिसमें व्यंग्य प्रधान उपन्यासों को शास्त्रीय ऊंचाइयों तक पहुंचाया गया है। एक गंभीर व्यंग्य रचना के रूप में राग दरबारी का हमारे पाठक समाज पर, सहृदय समाज पर एक प्रभावशाली असर छोड़ देता है, प्रभावशाली असर छूटता है। विद्यार्थियों, हिंदी में व्यंग्य उपन्यास की शुरुआत एक तरह से श्रीलाल शुक्ल जी के ही राग दरबारी उपन्यास से माना जा सकता है। राग दरबारी उपन्यास केवल व्यंग्य मात्र न होकर जीवन के तमाम सत्य को उद्घाटित करने वाला, अपने आप में एक जीवंत और प्रत्यक्ष साक्षात्कार के रूप में, यानी आजाद भारत के गांवों और कस्बों का साक्षात्कार शिवपालगंज के बहाने, राग दरबारी के बहाने श्रीलाल शुक्ल करवाते हैं। राग दरबारी उपन्यास गांव की जिंदगी का दस्तावेज है। सामाजिक राजनीतिक दुराचारों और यथार्थ के अंतर विरोधी पक्षों में जो तीक्ष्ण संवेदना और व्यंग्यात्मक पैनी धार है, उसको बड़े ही मैच्योर तरीके से, बड़े ही प्रौढ़ तरीके से उसे विकसित करने की जो विशिष्टता राग दरबारी में है, यही राग दरबारी उपन्यास की प्रासंगिकता भी है, यही उसका योगदान है, यही उसकी मौलिकता है, ऐसा कहना चाहिए। विद्यार्थियों, अकेला राग दरबारी अपने आप में पूरे देश के तथाकथ्य विकास को, सामंतशाही को, उसमें जो भेदभाव पैदा हो रहे हैं, जो सपना है और जो सपने का पूरा न होने का दुख है, टीस है, बेचैनी है, चोट है, और बदलते ग्रामीण आचरण। प्रायः कहा करते हैं सुमित्रा नंदन पंत का गांव सुंदर सा गांव, भोले भाले निवासी, वैसा असलियत में गांव नहीं होता। असल वास्तविकता में वैसा गांव और गांव के चरित्र नहीं होते। तो जो ग्रामीण आचरण में परिवर्तन आया है आजादी के बाद, उस सब का निचोड़ रस राग दरबारी में दिखाई देता है। यह एक व्यंग्य प्रधान उपन्यास तो है ही, और इसकी शास्त्रीय ऊंचाइयों तक पहुंचाकर एक गंभीर व्यंग्य के रूप में यह हम सबको केवल आकर्षित नहीं करता, प्रभावित भी करता है। विद्यार्थियों, राग दरबारी उपन्यास स्वतंत्रता के पूर्व की राजनीति को और स्वतंत्रता के बाद की राजनीति के जो भिन्नता आई, जो विभिन्न रूप, जो विभिन्न प्रकार हैं, उसको भी उद्घाटित करने में, उसको भी मुखरित करने में सफल हुआ है। ग्रामीण परिवेश की राजनीति जो स्वतंत्रता के बाद किस प्रकार से धीरे धीरे बदली, कैसे परिवर्तन लाती है, और एक विकृत और विद्रूप कहते हैं बच्चों बदसूरत को, एक बदसूरत समाज की तस्वीर जो है वो पाठकों के सम्मुख प्रकट हो जाता है। स्वतंत्रता से पहले राष्ट्र प्रेम था, देश प्रेम था, आजादी पाने के लिए, स्वदेश कायम करने के लिए, स्वावलंबन पाने के लिए जो एक संघर्ष था, वह सब कुछ आजादी के बाद दरअसल सत्ता प्राप्ति में बदल गया। कि प्रशासक बदले, हमने विदेशियों को खदेड़ दिया, पर कुर्सी वही रही, ताकत वही रही, वर्चस्व वही रहा, रसूख वही रहा, और अब के सत्ताधारी, अब के प्रशासक भले ही जनतंत्र कायम हो गया, लोकतंत्र कायम हो गया, लेकिन उनकी होड़ जो है वो स्वावलंबन या स्वदेश की होड़ नहीं थी, बल्कि सत्ता प्राप्ति की प्रतिस्पर्धा थी। तो आप देख रहे हैं जो आजादी से पहले की राजनीति थी और आजादी के बाद की राजनीति में कैसा चरित्र का व्यक्तित्वांतरण हुआ है, कैसा चरित्र में परिवर्तन हुआ है, बड़ी तेजी से नैतिकता में और चरित्र में पतन आया है, गिरावट आई है। इसको भी दिखाने में श्रीलाल शुक्ल जी सफल हुए हैं। विद्यार्थियों, राजनीति में अवसरवादिता का आ जाना और फिर अवसरवादिता का प्रचलन बढ़ते जाना, लोग चुनौतियों से घबराने लगे और अवसरों को अपनाने के लिए एक गला काट प्रतियोगिता, एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। अब जब भी जो भी नेता नेतृत्व करके सत्ता में काबिज होना चाहता है, सत्ता में आना चाहता है, वो दरअसल अपना लोभ और लाभ देख रहा होता है।
वो बड़ी तेजी से न केवल अपना खुद को बदलता है, चरित्र को बदलता है, दल को बदलता है, वह उसी गुट में शामिल हो जाता है जहां उसे लोभ और लाभ है। तो ये स्वार्थ लिप्सा है, ये अवसरवादिता है। पूरे राजनीतिक परिवेश में, पूरे राजनीतिक पर्यावरण में किस तरह से प्रदूषण फैलता जा रहा है, इसको भी दिखाने में श्रीलाल शुक्ल जी राग दरबारी में सफल हुए हैं। तो चाहे वो आज का राजनीतिक परिवेश हो, स्वार्थ लिप्सा और अवसरवादिता में डूबे हुए नेता हो, या उनके चरित्र में लगातार जो एक दूषित मानसिकता, एक लोभ और लाभ की और स्वार्थ की मानसिकता भरती जा रही है, तो इस दूषित पर्यावरण को भी बड़े शक्तिशाली ढंग से राग दरबारी में दिखाया गया है। ऐसे ही एक अवसरवादी नेता हैं जो पराधीन भारत में अंग्रेजों के भक्त रहे हैं और स्वाधीन भारत में देशी अधिकारियों के अटल भक्त हो जाते हैं, और अपनी भक्ति और चापलूसी और चाटुकारिता के कारण वे शिवपालगंज गांव के एक छत्र नेता के रूप में कामयाब रहते हैं। आप देखें कि जो वैद्य जी हैं, वैद्य जी जैसे लोग लगातार आजादी के बाद बढ़ते गए, इनका अपना दरबार लगता गया और इनकी राग अलापे जाने लगे, इनकी चाटुकारिता और चापलूसी होने लगी। तो राजनीति में जो अवसरवादिता आ रही है, जो अवसरवादिता का भूत सवार है लोगों पर, और जीवन मूल्यों में जो लगातार क्षरण हो रहा है, जो लगातार नैतिकता बिखरती जा रही है, टूटती जा रही है, इसको भी दिखाने में श्रीलाल शुक्ल जी सफल हुए हैं। पद लोलुपता, जैसे मैंने अवसरवादिता गिनाया इस व्यंग्य के लिए, पद लोलुपता मतलब कुर्सी से प्रेम, अपनी सत्ता से प्रेम, अपनी शक्ति से प्रेम। ये पद लोलुपता जो है, ये समाज में इस कदर घर कर गई कि जो अयोग्य हैं, जो असहज हैं, ऐसे लोग जो अयोग्य हैं और चरित्र से गिरे हुए लोग हैं, वे व्यक्ति पद को, कुर्सी को पकड़कर बैठ गए हैं, छोड़ना ही नहीं चाहते। वो सत्ता की सुख में और सत्ता की चाहत में नवीन प्रतिभाओं को मौका नहीं देते, बल्कि उनका शोषण करते हैं। यह देश की उन्नति में बाधक है। पद लोलुपता जो है इस हद तक बढ़ती जा रही है कि जो वैद्य जी हैं वो भ्रष्ट राजनीतिक चरित्र के परिचायक हैं। वैद्य जी जो हैं वो युवा वर्ग को लगातार निकम्मा कहते हैं, लगातार प्रतिभाविहीन कहते हैं, और लगातार उनके दोष गिनाते रहते हैं। और ऐसे सत्ता लोलुप वैद्य जी अब हर तरफ पसरे हुए हैं, जिसे मैंने पिछले व्याख्यान में भी कहा कि हर शाख में उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। तो ऐसे नेताओं के बूढ़े होने के कोई आसार दिखाई नहीं देते, मतलब वे विचारों से बूढ़े हो चुके हैं, वो उनकी नैतिकता गायब हो चुकी है, उनका अपने क्या कह सकते हैं, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति प्रेम जो है वो बूढ़ा गया है। वो बूढ़े होना नहीं चाहते, जोंक की तरह कुर्सी से चिपके हुए हैं, जोंक की तरह सत्ता से चिपके हुए हैं और देश का खून चूस रहे हैं। शुक्ल जी टिप्पणी कर रहे हैं कि हर बड़े राजनीतिज्ञ की तरह राजनीति से नफरत करते थे वैद्य जी, राजनीतिज्ञों का मजाक उड़ाते थे। गांधी जी की ही तरह अपनी राजनीतिक पार्टी में उन्होंने कोई पद नहीं लिया, क्योंकि वे वहां नए खून को प्रोत्साहित करना चाहते थे। पर कोऑपरेटिव और कॉलेज के मामलों में लोगों ने उन्हें मजबूर कर दिया था, उन्होंने मजबूर होना स्वीकार कर लिया था। अब ये देखें आप, श्रीलाल शुक्ल जी गजब का व्यंग्य करते हैं कि वैद्य जी दिखाते कुछ हैं, समाज को, लोगों को, अपने लोगों को दिखाते कुछ हैं कि उन्हें पद का, सत्ता का, कुर्सी का लालच नहीं है, वो किसी पद प्रतिष्ठा पर रहना नहीं चाहते, वो गांधी की तरह राष्ट्रपिता और देश नायक का मतलब नेतृत्व करना चाहते हैं केवल, लेकिन वे जोंक की तरह कुर्सी से चिपके हुए हैं। तो राग दरबारी उपन्यास में भ्रष्टाचार भी, जैसे मैंने अवसरवादिता गिनाया, जैसे मैंने पद लोलुपता गिनाया, ऐसे ही भ्रष्टाचार भी चौओर पसरा हुआ है। वो नैतिकता को खाया जा रहा है, वो सामाजिकता को खाया जा रहा है, मानवीयता को खाया जा रहा है भ्रष्टाचार। नैतिक और सामाजिक रूप से भ्रष्टाचार को लोग उचित ठहरा रहे हैं और निम्न पूंजीवादी मानसिकता को अनेक घटना प्रसंगों के माध्यम से प्रतिबिंबित किया गया है। मतलब कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत है, शक्ति है, वो जो लठैत है, जिसके पास लाठी है, वो अपने शक्ति प्रदर्शन से लोगों पर
कब्जा करे, लोगों पर कंट्रोल करे। तो वैद्य जी प्रिंसिपल रामाधीन हो या पुलिस और तहसील कर्मचारी, नैतिकता, सत्य और धर्म के सबके अपने अपने यार हैं। सबने अपने अपने ढंग से इसकी परिभाषा गढ़ी हुई है। भ्रष्टाचार को एक नैतिक मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित करने में वैद्य जी की सबसे अहम भूमिका है। ये वैद्य जी जीवन व्यवहार के हर एक पहलू, हर एक क्षेत्र में एक खास तरह की सामाजिक विसंगति को जन्म दे रहे हैं। विद्यार्थियों याद रखिएगा, 60 के बाद की राजनीति और उस राजनीति से पैदा हुए ऐसे वैद्य जी एक और कुटिल राजनीति को, एक और जटिल राजनीति को पैदा कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। तो इंसानियत का प्रयोग शिवपालगंज में उसी तरह चुस्ती और चालाकी का लक्षण माना जाता था जिस तरह राजनीति में नैतिकता का। राग दरबारी उपन्यास में आप देखें तो शिक्षा संस्थानों और वर्तमान शिक्षा प्रणाली की विसंगतियों पर भी व्यापक रूप से बात हुई है। ऐसा प्रेमचंद ने कर्मभूमि में भी दिखाया है। शिक्षा प्रणाली में जो कमियां आ गई हैं उसको प्रेमचंद ने भी कर्मभूमि में दिखाया है, लेकिन बड़े व्यंग्यात्मक तरीके से शिलाल शुक्ल जी शैक्षिक संस्थानों में जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है उसकी विसंगतियों को बड़े व्यापक रूप से व्यक्त किया है। वास्तव में किसी भी राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था में वहां की राष्ट्रीय चेतना की आत्मा का वास होना चाहिए। इन शिक्षा संस्थानों में भावी नेतृत्व विकसित होता है ना, जिनको हम शिक्षित करते हैं, इन्हीं में से कुछ नेता बनेंगे, कुछ डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, कुछ देश संभालेंगे, समाज संभालेंगे, समाज सेवी बनेंगे, लेखक बनेंगे, क्रांतिकारी बनेंगे। तो शिक्षा संस्थानों में नेतृत्व का विकास नहीं, नेतृत्व की प्रतिभा नहीं सिखाई जा रही। स्वातंत्र्योत्तर भारत में शिक्षा के स्तर पर ग्रामीण परिवेश हो चाहे नगरीय परिवेश हो, इनमें लगातार भेदभाव होता रहा है। शैक्षणिक सुविधाओं का जितना विकास नगरों और महानगरों में हो रहा है उतना गांवों और कस्बों में नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड। यह भी श्रीलाल शुक्ल जी नोटिस में लाना चाहते हैं। अतः आप हम कह सकते हैं कि श्रीलाल शुक्ल जी ने राग दरबारी उपन्यास में व्यंग्य को उजागर किया है, व्यंग्य को पृष्ठभूमि बनाया है, व्यंग्य को आधार बनाया है और उस व्यंग्य को आधार बनाकर देश को, समाज को और राजनैतिक नेताओं को और उनसे जुड़ी जितने संस्थान हैं छोटे बड़े, उन संस्थान पर पदाधिकारी जो हैं, जो व्यक्ति हैं, उन सबसे जुड़ी हुई समस्याओं के यथार्थ को, उसकी वास्तविकता को बड़े ही प्रभावशाली ढंग से उद्घाटित किया है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही कि राग दरबारी में चित्रित जो स्वातंत्र्योत्तर भारत है और उस भारत की जो यथार्थ सामाजिक राजनीतिक स्थिति है, जो वास्तविकता है, उस परिवेश को, उस नगर के परिवेश को, कस्बे के परिवेश को, ग्रामीण परिवेश को श्रीलाल शुक्ल जी ने राजनीति के बहाने, समाज के बहाने और उस समय की तत्कालीन अर्थव्यवस्था के बहाने, शिक्षा साहित्य के और संस्कृति के बहाने, कोई ऐसा पहलू श्रीलाल शुक्ल जी ने नहीं छोड़ा मेरे ख्याल में। उस सब के बहाने अपने व्यंग्य की धार को मजबूत किया है और राग दरबारी एक व्यंग्यात्मक उपन्यास श्रृंखला में मील का पत्थर साबित हुआ है। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।